दोस्तों, आप सभी का बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके सामने लेके आएंगे। ये वो करंट अफेयर्स होंगे जो एकदम रिसर्च्ड कंटेंट होगा। कंटेंट करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा होता है, इतना करंट अफेयर्स होता है कि आप उसे अपने दिमाग में समा नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ आपको रिसर्च्ड करंट अफेयर्स पढ़ना है जिसके अकॉर्डिंग वो ये उसके अकॉर्डिंग बन रहा है जैसे हमारे क्वेश्चंस जो है सेट किए जाते हैं। बाकी करंट अफेयर्स की भरी भरी किताबें आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत जगह पे एक एक दो घंटे के करंट अफेयर्स लेक्चर्स रोजाना होते हैं। उसका नहीं, हम लोगों को रिसर्च कंटेंट पे काम करना है और उतने ही कंटेंट को अपने दिमाग में रखना है जितने कंटेंट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहेगा और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ आपका नए करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत पुनः करते हैं और करंट अफेयर्स की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज 5 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को उठाएंगे तो आज 5 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा एनसीपीज अजीत पवार टू लीड एमबीए इन असेंबली। तो जो एमबीए गठबंधन है, एमबीए किस किस का गठबंधन है, ये आपका महाराष्ट्र में जो है गठबंधन से सरकार बनाई गई थी, जो कि अभी जो आपकी अभी डिसमेंटल कर दी गई है, खत्म कर दी गई है और आपकी जो है बीजेपी की नई सरकार जो है शुरू हो गई है अपना काम करने के लिए। और उसके जो है लीडर आपके बन गए हैं या कैप्टन बन गए हैं उस टीम के, बीजेपी की टीम के। शिवसेना के साथ उसने मिलकर अपने जो है नई पार्टी की नई रूपरेखा की शुरुआत की है महाराष्ट्र के अंदर। तो उसको एकनाथ शिंदे जी जो है आपकी लीड कर रहे हैं, वो आपके सीएम बन चुके हैं। तो एनसीपी में जो अजीत पवार जी हैं, कौन है भाई? अजीत पवार जी हैं, वो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता बने हैं। विपक्ष का नेता क्या होता है? तो जो सरकार बनाती है पार्टी, उसकी एक विपक्षी पार्टी भी होती है। ठीक है, जो सरकार बनाती है पार्टी उसकी एक विपक्षी पार्टी भी होती है। जैसे कि अगर अभी लोकसभा यानी संसद भवन की बात करें तो वहां पे आपकी लोकसभा में सरकार बनी हुई है बीजेपी की, और बीजेपी की विपक्षी पार्टी आपकी कांग्रेस हो जाती है। तो कांग्रेस के विपक्षी पार्टी का एक विपक्षी दल का नेता होता है जिसे बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। तो एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में किसे चुना गया है? तो अजीत पवार साहब को चुना गया है, जो कि आपके एनसीपी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पे क्लियर हो चुकी होगी। एक और बात यहां पे आपको समझनी है, एक और बात यह समझनी है कि अभी लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन है? तो याद रखना, यहां पे एलओपी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता कोई नहीं है। ये सीट कैसी है? वैकेंट है। ये सीट कैसी है? वैकेंट है आपकी। यहां पे विपक्ष का नेता कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतना ही यहां पे आपको नोटिस करना है चीजों को। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले कटिंग को हम लोग देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम लोगों को यहां पे डिस्कस करनी है। एनसीपी के जो अजीत पवार साहब हैं वो अब आपके महागठबंधन को अब जो है लीड करेंगे, जो कि आपका महाराष्ट्र में बना हुआ था। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट ग्रांटेड 4 वीक्स टू रिस्पॉन्ड टू पिटीशन ऑन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी के हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे जो है स्कीम्स चलाए जा रहे थे। इस स्कीम के चलाए जाने के विरुद्ध में बहुत सारे लोगों ने, यानी इस स्कीम को चलाया तो जा रहा था, लेकिन पानी यानी वाटर को हार्वेस्ट रियल टर्म्स में कितना किया जा रहा है, यानी वास्तविक अगर आप अनुमान लगाएंगे या वास्तविकता देखेंगे कितना पानी जो है हार्वेस्ट किया गया है, तो उसको एक इंसान ने जानकारी मांगी। किससे? तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दर्ज की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम कौन से आर्टिकल से? 32 आर्टिकल से दर्ज कर सकते हैं। और आपके सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करेंगे तो 32 से, और 226 के तहत हाई कोर्ट में जो है आपकी पिटीशन दर्ज कर दी जाती है। इस पिटीशन में आपके सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो स्कीम चल रही है वो कितना पानी जो है आपका सेव कर पा रही है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो इसमें आपको एक चीज जाननी है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कौन सी स्कीम को जो है लागू किया था? तो जल शक्ति अभियान
जल शक्ति अभियान को जो है लॉन्च किया गया था हमारी सरकार की तरफ से, जो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। कौन सा अभियान? जल शक्ति अभियान को जो है आपका लॉन्च किया गया था। ठीक, जल शक्ति अभियान के अंदर एक स्कीम या एक लोगो चला था, कैच द रेन। कैच द रेन, कैच द रेन मतलब किसको पकड़ना है? रेन, यानी आपकी जो बारिश है उसको पकड़ना है, कैच द रेन। इसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया गया था। ये कब लॉन्च किया गया? तो याद रखना 22 मार्च 2021 को ये जो है आपकी स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉन्च की गई है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए, PIL का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा अगला जो है हमारा वो दिल्लीज MLAs गेट 1 स्टेप क्लोजर टू 66% पे हाइक। यानी दिल्ली के जो MLA हैं, दिल्ली के जो आपके विधायक हैं, उन्होंने एक कानून को पारित किया है और उस कानून के आधार पे उनकी जो सैलरी है वो 66% बढ़ जाएगी। 66% उनकी सैलरी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे एक बात समझना, अगर किसी MP को अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो वो संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत किसी भी कानून को पारित कराता है। किस कानून को? सैलरी बढ़ाने वाले कानून को पारित कराता है। ठीक, अगर किसी MLA को अपनी सैलरी बढ़वानी है तो वो अपनी संबंधित विधानसभा के अंदर क्या करेगा? 195 आर्टिकल के तहत एक कानून को पारित कराएगा। इस कानून के आधार पे ही क्या मिलेगी इन्हें? MP और MLA को आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है 11 साल बाद दिल्ली गवर्नमेंट के जो अंडर में MLAs आते हैं, यानी दिल्ली विधानसभा के जो भी विधायक हैं, उनकी सैलरी 66% बढ़ जाएगी। और ये सैलरी लगभग आपकी कितनी हो जाएगी? तो 70,000 के आसपास इनकी सैलरी बनने लगेगी। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। और यहां पे एक बात और बता दूं मैं आपको, जितने भी राज्य होते हैं उनकी विधानसभाओं की सैलरी जो होती है विधायकों की, वो सब डिफरेंट होती है। और वो सैलरी कैसे मिलती है? वो सैलरी एक कानून बनाया जाता है उसी विधानसभा के अंदर कि कितनी सैलरी होनी चाहिए विधायकों की, तो उसी कानून के आधार पे सैलरीज जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है जो भी विधानसभा होती है उस विधानसभा की। अगर MPs को अपनी सैलरी इंक्रीज करवानी है तो वो भी एक कानून पारित करते हैं। और वो किसमें लिखा गया है? ये इन्हें प्रावधान किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 105। और विधानसभाओं को आर्टिकल 195 के तहत ये शक्ति हमारा संविधान इनको देता है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे देखते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर लेते हैं, निर्यात और आयात की बात कर लेते हैं। तो भारत के अगर निर्यात की बात करेंगे, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट की बात करेंगे, तो 16.8% राइज हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा निर्यात 16.8% राइज कर गया है, यानी बढ़ चुका है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज भारत से निर्यात होती है, तो याद रखना इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है हमारे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या इंजीनियरिंग गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो इंजीनियर्स बनाते हैं वो सबसे ज्यादा भारत से निर्यात होती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हमारे सबसे ज्यादा भारत से निर्यात होते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा निर्यात हम किस देश को करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात हम किस देश को करते हैं, तो अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका इज द कंट्री इन विच वी एक्सपोर्ट मच मोर देन अनदर कंट्री एज इन द वर्ल्ड। विश्व में जितनी भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा हम कहां निर्यात करते हैं, तो अमेरिका में निर्यात करते हैं। और अगर बात करें हम इंपोर्ट यानी आयात सबसे ज्यादा किस देश से करते हैं, आयात सबसे ज्यादा किस देश से करते हैं, तो आंसर आपका आना चाहिए चाइना। अगर दूसरा नंबर पूछे तो UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, और तीसरा नंबर आ जाएगा US का। यानी 3 देश हैं जिनसे सबसे ज्यादा आयात करते हैं और सबसे ज्यादा निर्यात किसे करते हैं, US को, यानी अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। अगर मैं यहां पे आपको एक बात बताऊं,
ट्रेडिंग या हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड की यहां पे किसकी बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करते हैं यहां पे, यानी BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड का बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे। यहां पे हम किसकी बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी आपके व्यापार के बैलेंस की बात करेंगे। और व्यापार का बैलेंस तभी होता है जब जितना पैसा हम आयात करने में वस्तुओं का दे रहे हैं उतना निर्यात में हमें मिल भी जाए वापस, तब हमें घाटा नहीं होता है। जितने की चीज बेची है उतने की ही चीज अगर खरीदेंगे तो हमें घाटा नहीं होगा, लेकिन अगर जितने की बेची है उससे ज्यादा की खरीदेंगे तो हमें घाटा होगा, और जितने की खरीदी है उससे ज्यादा की बेचेंगे तो हमें फायदा होगा। तो यूएस से हमें व्यापार करने में फायदा है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड यूएस से हमारा पॉजिटिव है, समझ रहे हो। बाकी अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा निगेटिव हमारा व्यापार किसके साथ है, चाइना के साथ, और सभी देशों के साथ हमारा जो है निगेटिव है, कोई भी देश लेंगे, लेकिन यूएस एकमात्र ऐसा देश है जिससे हमारा व्यापार पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि हमें फायदा है यूएस से व्यापार करने में। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये आपका न्यूज़पेपर था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए, पहले क्वेश्चन का उत्तर आप बताएंगे, हु इज क्राउन्ड एज फेमिना मिस इंडिया 2022। फेमिना मिस इंडिया 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया, शिनाता चौहान, रूबल शेखावत, या सिन्नी शेट्टी, या हरनाज संधू। आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिन्नी शेट्टी। अगर बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2022 की, तो ये BLCC फेमिना इंडिया 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो याद रखना इसे मुंबई में आयोजित किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा जो सिन्नी शेट्टी हैं ये कहां की हैं, तो आपको आंसर दे देना है कर्नाटका से ये बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं आपकी, कर्नाटका से ये आपकी बिलोंग करती हैं। आगे अगर पूछा जाए कि पिछला जो 2021 में आपका फेमिना मिस इंडिया नहीं हुआ था, 2020 में अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का कौन आपका जो है प्रतिभागी जो है सफल हुआ या प्रतिभागी जो है आपका विजयी हुआ, तो इसमें याद रखना मनाशा वाराणसी जो है आपकी ये पिछली बार विजयी हुई थी। अगर यहां पे बात करें कि सिन्नी शेट्टी तो पहले नंबर पे आई हैं, दूसरे नंबर पे अगर कहें तो रूबल शेखावत, तीसरे नंबर पे आपकी शिनाता चौहान, ये थर्ड रही हैं और ये आपकी सेकंड रही है। आई थिंक इतनी बात यहां पे क्लियर आपको हो गई होगी। और इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है, जो हमारी मिथाली राज जी हैं, कौन है, मिथाली राज जी हैं जो हमारी, जो कि आपकी एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं इंडियन टीम की, उन्होंने यहां पे कोरियोग्राफर का काम किया है। किसका काम किया है, कोरियोग्राफर का आपका काम यहां पे इन्होंने किया हुआ है। इतनी आपको इंफॉर्मेशन यहां से जाननी है, इससे ज्यादा अगर जानेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिसेंटली ग्रैंड हैकाथन फॉर 3 डेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र में 3 दिनों के लिए ग्रैंड हैकाथन किसके द्वारा शुरू की गई, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब के द्वारा शुरू की गई, पीयूष गोयल साहब के द्वारा शुरू की गई, अमित शाह जी के द्वारा शुरू की गई, या निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पीयूष गोयल साहब जो है आपके हैं, इन्होंने 3 दिन की ग्रैंड हैकाथन एग्रीकल्चर सेक्टर में नए निर्माण के लिए जो है शुरू की गई है। इसमें क्या क्या है देखना जरा। इसे शुरू करने वाला आपका ONDC है, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, 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 ONDC, और इसके साथ में कौन था, और इसके साथ में आपका नाबार्ड था।
कौन था भाई? इसके साथ में आपका नाबार्ड था। नाबार्ड के अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे तो आपको आंसर देना है सीधा मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। किसके बारे में? नाबार्ड के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा। और यहां पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 1982 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए नाबार्ड की स्थापना किस समिति की रिकमेंडेशन पे हुई, तो शिवरमन समिति। किस समिति की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना हुई, तो आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति। इतना बात आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए। शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे जो है नाबार्ड की आपकी स्टेब्लिशमेंट हुई है। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है। नाबार्ड के साथ ओएनडीसी ने जो है आपकी ये 3 दिन की हैकेथन, ग्रैंड हैकेथन जो है चालू की है, जो किसके लिए है? रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर से, रिलेटेड है एग्रीकल्चर में नवाचार से संबंधित आपकी हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें जो बायर्स और सेलर्स होंगे, जो आपके खरीदार और बेचने वाले होंगे, उनके लिए एक ओपन मार्केट का प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया जाएगा। किसका प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ओपन मार्केट का प्लेटफॉर्म आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल साहब। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पीयूष गोयल आपके किस किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो टेक्सटाइल यानी आपका टेक्सटाइल मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल साहब हो जाएंगे। आपके इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के भी आपके कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल साहब इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के भी आपके मिनिस्टर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे और किस किस के मिनिस्टर ये होंगे, तो ये आपके लीडर ऑफ द हाउस, ये लीडर ऑफ द हाउस भी है। सदन के आपके सदन के नेता, लीडर ऑफ द हाउस, किसके? राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस का ये नेतृत्व कर रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो पीयूष गोयल साहब जी की आपकी बात कर रहे हैं आपके सामने। ये पीयूष गोयल साहब कंज्यूमर अफेयर्स के भी आपके, कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्रालय के भी मंत्री हैं। कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इस मंत्रालय के भी मंत्री हैं साथ में आके। आपके इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लीडर ऑफ द हाउस हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। ये कौन? पीयूष गोयल साहब की बात कर रहे हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद आपके विदेश मंत्री हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, एफएम हैं। आगे अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो ये आपकी कौन हो जाएंगी? फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी एफएम है आपकी। और अमित शाह जी हो जाएंगे आपके यूनियन मिनिस्टर, यानी गृह मंत्री। यूनियन मिनिस्टर तो सभी हैं, ये गृह मंत्री यानी आपके होम मिनिस्टर हो जाएंगे, होम मिनिस्टर एचएम, ठीक है। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी पड़ेगी। आई थिंक इतना आपको यहां पे क्लियर हो चुका होगा। इतने के ही नोट्स इस तरह ही बनाते चलना है, तो आपका बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट करंट होगा वो हम लोग सारा का सारा इंपॉर्टेंट करंट आपका डिस्कस करते चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसकी चीजें समझते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द स्टेट बजट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का स्टेट बजट, उड़ीसा राज्य का बजट किसने जो है प्रस्तुत किया? तो हरपाल सिंह चीमा, निरंजन पुजारी, प्रेम सिंह तमंग या पुष्कर सिंह धामी। अगर यहां पे प्रेम सिंह तमंग के बारे में बताऊं तो ये सिक्किम के आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। कहां के चीफ मिनिस्टर हैं? सिक्किम के आपके मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी आपके उत्तराखंड के आपके कौन हो जाएंगे? उत्तराखंड के आपके क्या हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और इसका अगर सही आंसर मैं पूछूं आपसे तो निरंजन पुजारी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर हरपाल सिंह चीमा की बात करेंगे तो ये पंजाब के आपके फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री पंजाब के हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? आपका इसका सही आंसर है आपका निरंजन पुजारी। यहां पे एक चीज और देख लेते हैं, तो उड़ीसा ने कितने लाख का बजट प्रेजेंट किया है? 2 लाख करोड़ का बजट जो है उड़ीसा द्वारा प्रेजेंट किया गया है। उड़ीसा के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो आपको पता ही है नवीन पटनायक साहब जी है जो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके। नवीन पटनायक साहब जी आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। एक यहां पे डांस बहुत फेमस है जिसे बोलते हैं घुमुरा। तो घुमुरा आप
डांस फॉर्म जो है कहां की है, ये डांस फॉर्म कहां की है, घुमुरा, तो याद रखना उड़ीसा की डांस फॉर्म है आपकी घुमुरा। और इसमें एक बात और याद रखनी पड़ेगी आपको कि ममता नामक एक स्कीम जो है चलाई जा रही है, ममता नामक एक स्कीम चलाई जा रही है जो कि वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए चलाई जा रही है, वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए चलाई जा रही है। किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो याद रखना आपकी ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम जो है आपकी चलाई जा रही है। आई थिंक इससे रिलेटेड इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, आपके इतने ही काम लायक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट गोल्डन जुबली ऑफ विच न्यूज़पेपर ऑन 6 जुलाई। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं वो 6 जुलाई को जो है गोल्डन जुबली जो है इनॉग्रेट यानी गोल्डन जुबली का आयोजन या उद्घाटन करने जा रहे हैं, स्वर्ण जयंती का। तो वो किस अखबार की स्वर्ण जयंती है आपको बताना है। बंगाल गजट, केसरी, मराठा या अग्रदूत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रदूत इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और ये जो अखबार है आपका असम में चलता है। कहां चलता है? असम में ये अखबार आपको देखने को मिल जाएगा। असम में ये आपका अखबार देखने को मिल जाएगा। आगे देखेंगे अगर बंगाल गजट की, तो ये इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है बंगाल गजट। बंगाल गजट ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो जेम्स अगस्त हिक्की, इसे कभी कभी हिक्कीज गजट भी बोल देते हैं। साथ में अगर केसरी और मराठा की बात करेंगे तो केसरी और मराठा दोनों न्यूज़पेपर आपके तिलक साहब के द्वारा चलाए गए थे। तिलक जी के द्वारा दोनों न्यूज़पेपर आपके चलाए गए थे। बात करें अगर केसरी की, तो केसरी आपका मराठी भाषा में चलाया गया था। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। मराठा आपका हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में भाई? हिंदी भाषा, सॉरी इंग्लिश भाषा में आपका चलाया गया था। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में आपका चलाया गया था। ठीक है, इंग्लिश भाषा में आपका चलाया गया था। दोनों के दोनों 1881 में चलाए गए थे तिलक साहब के द्वारा। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कब चला था। उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड जो है आपका ये एक हिंदी, भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है। ये जुगल किशोर साहब के द्वारा, जुगल किशोर साहब के द्वारा जो है कानपुर में चलाया गया था या कानपुर से चलाया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके कि ये कब चलाया गया, कब आपका चलाया गया था, ये आंसर आपको देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है वेयर पीएम इनॉग्रेट डिजिटल इंडिया वीक 2022। तो 2022 का डिजिटल इंडिया वीक हमारे प्रधानमंत्री ने कहां पे इनॉग्रेट, कहां पे उसका आपका उद्घाटन किया हुआ है? सूरत, हैदराबाद, गांधीनगर या लखनऊ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल ऑफ गुजरात, दैट इज गांधीनगर। तो गांधीनगर में आपका जो है डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन आपके राष्ट्रपति द्वारा हुआ है। और अगर पूछा जाए डिजिटल इंडिया वीक 2022 की आपकी थीम क्या है, तो अगर आपसे थीम पूछी जाए तो इसे आप इंग्लिश में ही याद करना, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड जो है इसकी आपकी क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। याद रखना किसकी? आपके डिजिटल इंडिया वीक 2022 की जो है थीम अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये आपकी थीम हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजों को जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है आपका लागू किया है, या बहुत सारी और भी चीजें इसमें जो है इनकॉर्पोरेटेड थी, सम्मिलित थी। तो देख लेते हैं। एक है डिजिटल इंडिया भाषिनी, एक है डिजिटल इंडिया भाषिनी। देखो इस समय क्या हुआ है कि डिजिटल इंडिया पे ज्यादा फोकस किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो डिजिटल इंडिया वीक जो है सेलिब्रेट किया गया है। और साथ में याद रखना डिजिटल इंडिया से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस, तो अलग अलग चीजें जो है आपकी लॉन्च की गई हैं इस टाइम पे। डिजिटल इंडिया जेनेसिस ये भी आपका इसी के साथ लॉन्च हुआ है। और आप देखना इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल, इसकी भी लॉन्चिंग इसी टाइम पे हुई है। माई स्कीम मेरी पहचान, माई स्कीम की भी लॉन्चिंग इसी टाइम पे हुई है।
और एक और हुई है मेरी पहचान। तो इतनी सारी चीजें जो है यहीं पे आपकी लॉन्च की गई हैं, ठीक है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। मेरी पहचान नामक नए नए पोर्टल जो है आपके लॉन्च किए गए हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। डिजिटल इंडिया भासिनी डिजिटल इंडिया भासिनी, ठीक है। ये डिजिटल इंडिया भासिनी आपका लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया जीनिसिस, इंडिया स्टेक .ग्लोबल, माई स्कीम, मेरी पहचान, ठीक है। इतनी चीजें जो है लॉन्च की गई हैं डिजिटल इंडिया वीक के दौरान 2022 में ही, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें जो ये हमारा पैटर्न है इसी पे चलना चाहिए या कुछ और आपके अच्छा सा दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल शानदार तरीके से हमने ये कोशिश की है कि आपका उतना ही टाइम जाए जितना टाइम आप करंट अफेयर्स को दें और उसमें आपका भला भी हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स इज अ लाइक वास्ट रेंज ऑफ थिंग्स। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग को, इतना दिमाग आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आई थिंक, ठीक है। चलिए आज इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने इस सेशन को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।